जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर इंडिया में, हम उनको लेके बहुत ओवर कॉन्शियस होते हैं। उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने देते हैं। वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, पैकेट्स फूड को लेके भी हम बहुत चॉइस को लेके भी बहुत ज़्यादा हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हम बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे खा क्यों नहीं रहे हैं, उनका डाइजेशन सही क्यों नहीं है, उनको कौन सी वैक्सीन्स लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो उनका जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद है एक बड़े हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, पीडिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर काशिफ साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं कि आपने कब डिसाइड किया कि अब आपका जो आगे की पूरी लाइफ होगी वो छोटे बच्चों की देखभाल में जाएगी। शुक्रिया परेश साहब, मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एमबीबीएस क्वालिफाई किया 2004 बैच। 2010 में मैंने एमडी क्वालिफाई किया और मैंने पीडियाट्रिक्स ज्वाइन किया। जैसे आप बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि और सारी बातें हम शुरू करें, सबसे पहले बाराबंकी में एक अजीब बीमारी सुनाई देती है जो कहीं भी कभी भी कहीं भी किसी हम दूसरे शहरों में नहीं सुनते हैं। वो है सनसन डिब्बा। यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं। वो डॉक्टर हैं कि नहीं है मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर हैं। और उनके यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, अपने छोटे बच्चों को लेके आते हैं और वो डायग्नोस करते हैं कि उनको सनसन डिब्बा हो गया। ये क्या बीमारी है? देखिए, सनसन डब्बा नाम की जो बीमारी है, ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है। और ना तो मैंने अपने 25 साल के मेडिकल करियर में कभी सुना है कि सनसन डब्बा भी कुछ होता है। बहुत ऑल ओवर यूपी मेरे पास पेशेंट मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखे, कभी किसी ने इस बीमारी का नाम नहीं लिया। जब मैं पहली बार बाराबंकी आया तो मुझे एक बीमारी पता चली, और उसमें ज़्यादातर जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके सर में जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो ओपन होता है। नॉर्मली जो स्कल होता है वो 6 बोन से बनता है, वो फ्यूज़ नहीं होता है, तो बीच ब्रेन ग्रोथ के लिए उसका खुला रहना ज़रूरी है। ये सर के बीचों बीच में होता हाँ, है? ये सर के यहाँ पे एक डायमंड शेप्ड या स्क्वायर शेप कर लें 2 बाई 2 सेंटीमीटर का एक एंटीरियर फॉन्टेनल होता है। वो बेसिकली हम अपने मेडिकल साइंस में उसको 2 तरीके से यूज़ करते हैं। अगर कभी हमको जैसे कोई बच्चा है जो देर से रोया, या कोई ऐसी चीज़ ब्रेन में डेवलप हो रही है जिसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होता है, तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड, एक सीटी स्कैन और एक एमआरआई। एमआरआई कॉस्टली होता है, सीटी स्कैन के बहुत सारे एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़रूरी होता है तभी हम लोग कराते हैं। जो सबसे सेफ़ ऑप्शन होता है वो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड स्कल का सुनते हुए थोड़ा सा अजीब अजीब लगता है, मगर पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में हम लोग यूएसजी क्रेनियम कराते हैं, ये देखने के लिए कि अंदर वेंट्रिकल्स कैसे हैं। तो वो एक विंडो होती है जहां हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और हमारे रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड ज़्यादा अच्छा बताएंगे उसको। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, लोगों को ये बताया गया कि ये जो खाली जगह है ये एबनॉर्मल है, जबकि वो उसका खुला रहना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ज़्यादातर बच्चों में 9 से 18 महीने तक जाकर भरता है। अगर वो देर से भरता है तो वो हम लोग उसको रिकेट्स या कोई ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे बोन से रिलेटेड होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसको देखते हैं। नॉर्मली अगर 15 महीने, 18 महीने, 20 महीने तक के बच्चों में भी वो खुला रहता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर उसको लोग सनसन डब्बा के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं कि उसका चलना ज़रूरी है, उसका फूलना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक नॉर्मल बॉडी का हिस्सा है और वो कोई बीमारी नहीं होती है। अब सनसन डब्बा करके लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चे के न्यूट्रिशन पे कम फोकस करते हैं, उसी के पीछे भागते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने पूछा भी लोगों से ये क्या होता है, उन्होंने बताया कि इसके एक डॉक्टर साहब हैं जो इसका इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो उसमें कोई इंजेक्शन इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा सनसन डब्बा नाम की कोई बीमारी मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है हम लोगों ने भी देखा सुना है, तो वो कौन सा इंजेक्शन देते होंगे और कितना वो इंजीरियस हो सकता है? पैरों में इंजेक्शन लगाते हैं। अब बच्चे में, छोटे बच्चों में इंजेक्शन देने का बहुत ही हम लोग अवॉइड करते हैं, सिर्फ वैक्सीन ही अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो बच्चे का जो मसल मास होता है वो बहुत कम होता है, और बच्चों में जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, बहुत अगर मसल मास कम है
और हम बच्चों में कोई इंजेक्शन सही पोजीशन पे ना लगाएं तो वहाँ पे नर्व इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि अगर हम बच्चे में इंजेक्शन आईएम दे रहे हैं तो एक नर्व इंजरी बहुत ही कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जहाँ तक हो सके कि, और आपने देखा होगा कि जब भी बच्चों में इंजेक्शन लगाए भी जाते हैं वैक्सीन वाले तो वो थाई में लगाए जाते हैं। नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो बटक में लगाते हैं। बटक में क्या होता है, वहाँ पीछे सियाटिक नर्व होती है, उसके इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एडल्ट में तो फिर भी चल जाता है क्योंकि वहाँ पे फैट और मसल मास अच्छा खासा होता है, छोटे बच्चों में बहुत कम होता है और सिरिंज का साइज़ वही होता है। तो नर्व इंजरी होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्या लगाते हैं, विटामिन लगा सकते हैं, कोई फ्लूइड लगा सकते हैं। तो ऐसा जब कोई बीमारी ही नहीं है तो उसका कोई ट्रीटमेंट देने का कोई मामला भी नहीं है। तो कुल मिला के सनसन डिब्बा नाम की कोई बीमारी नहीं है। और जो हमारे जिम्मेदार हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कहीं पे कोई बच्चों के साथ या किसी भी पेशेंट के साथ गलत नहीं हो रहा है, ये बात वो भी सुन सकते हैं, उन तक ये बात पहुँचे तो आगे उनके लिए भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को हैंडल करें। गाँव में खासकर रूरल एरियाज में तो आप छोड़िए, शहरों में बहुत परेशान। 6 महीने तक होता है, अक्सर बहुत सारी माँ कहती हैं कि फीड कराने में उनको बहुत पेन हो रहा है। हालांकि पेन होना नहीं चाहिए, उसकी भी कोई वजह होगी, लेकिन अगर पेन हो रहा है तो अक्सर वो बाहर का दूध प्रेफर करते हैं। तो उसमें काऊ मिल्क अच्छा है कि जो फार्मूलेटेड मिल्क आता ही है? देखिए, पेन का जो इशू है, अगर आप कोई भी मदर है, अगर बेबी डिलीवर हुआ है और वो किसी वजह से ऊपर का दूध दे रही हैं तो कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, जैसे प्रोलैक्टिन है, वो सिक्रीट होता है। तो उसकी वजह से दूध तो बनेगा, मिल्क बनेगा। जी। अगर हम उसको मिल्क को निकालेंगे नहीं, एक्सप्रेस करके पिलाएंगे नहीं या बच्चे को नहीं पिलाएंगे तो ब्रेस्ट इंगॉजमेंट होता है, वो ब्रेस्ट में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार ब्रेस्ट एब्सेस या अदर कॉम्प्लिकेशंस मदर को होती हैं। कई बार ऐसा होता है किसी भी वजह से बच्चा एनआईसीयू में है, फीडिंग अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, फिर भी मदर को ब्रेस्ट इंगॉजमेंट होता है, पेन होता है, तो हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि इसको निकाल कर डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको रखना सही नहीं है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं वो तो अच्छी चीज़ है, वो मदर के लिए फ़ायदे के लिए चीज़ है। दूसरा, जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है उसमें भी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये देखा गया है कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनमें प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पीपीएच के चांसेस कम हो जाते हैं और अनीमिया के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, माँ के लिए भी फ़ायदेमंद है। हाँ, तो अगर किसी वजह से नहीं करा पा रहे हैं किसी तो वजह से उसमें नहीं, काऊ मिल्क बेहतर है कि फार्मूलेटेड जो मिल्क देखिए, आते हैं वो बेहतर है? काऊ मिल्क हम तो अवॉइड करते हैं क्योंकि काऊ मिल्क के अपने ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि हमें ये बताया गया कि काऊ का मिल्क जो है वो काऊ के बच्चे के लिए है, ठीक है। कोई भी एनिमल मिल्क होता है वो उसके बच्चे के हिसाब से होता है, ठीक है। मदर मिल्क मदर के बच्चे के हिसाब से होता है। किसी वजह से अगर नहीं दे पा रहे हैं तब आप टॉप फीड करते हैं, वो भी वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। हम हर कोशिश करते हैं कि बच्चे को माँ का दूध ही मिले, ऊपर का ना मिले। अगर किसी वजह से मदर को कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं बच्चों में जहाँ पे हमें मदर फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना होता है, तो ऐसी बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे हम ऊपर का फीड दे सकते हैं। कभी फार्मूला दे सकते हैं अगर पेशेंट परचेस कर ले रहा है, नहीं तो अल्टरनेटिव फीड हम दे सकते हैं। मगर उसमें भी हमको ध्यान रखना होगा, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कौन से पानी में बना रहे हैं, कौन सा बर्तन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी बॉटल यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हॉस्पिटल में मैं राउंड ले रहा था, 5 महीने का बच्चा एडमिट है, उसको हाई ग्रेड फीवर था, रो रहा था। मैंने कहा इसको फीडिंग कराओ, अपना दूध पिला दो। बोला डॉक्टर साहब हम अपना दूध नहीं पिलाते हैं। तो हमने कहा क्या पिलाती हो? बोला ऊपर का दूध पिलाते हैं। तो हमने कहा अच्छा दिखाओ। तो उसने अपनी थैली में से, जो एक बोरी जैसी थी, वो किसी थोड़ा पुअर पेशेंट था, उसने एक थैली में से एक ओपन बॉटल निकाली, एक नमक के डब्बे में से वाला दूध निकाला उसने, और एक शक्कर का डब्बा निकाला। और आप उसकी बॉटल देख लेंगे तो इतनी गंदी थी कि बच्चे को दूध से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो जो मिस्ट के बारे में बात हो रही थी तो आपने वो काजल वाला हाँ, जवाब दिया। मिथ में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे नहीं, आप काजल वाला बताइए, काजल काजल में क्या लगाना। होता है, काजल एज सच क्या होता है?
काजल कैसे प्रिपेयर होता है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। बेसिकली वो कार्बन होता है, ठीक है। काजल लगाने से कोई आँख पे आँख बड़ी नहीं होती बड़ी है। नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। काजल लगाने से नुकसान क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में पहले बता दूं। जी। बच्चे की जो आईज होती हैं और आँख के जो मीडियल साइड होता है, जो नाक की तरफ होता है, वहाँ जी। पे दो डक्ट होती हैं, जिसको बोलते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। वहाँ पे क्या होता है, अगर आप काजल लगा रहे हैं तो काजल कार्बन के पार्टिकल्स उस डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। जब उस डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं तो जो यहाँ से लैक्राइमल ग्लैंड से हमारे टीयर्स, आंसू बनते हैं और वो एनएलडी के थ्रू नाक में चले जाते हैं। तो वो रास्ता जब ब्लॉक हो जाता है तो आंसू जो होते हैं वो आँख में एक्युमुलेट होने लगते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। जी, बट डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम लोग बचपन से हम लोग हम सब उससे प्रोसेस से गुजरे हैं कि वो साहब लाल तेल आता है, बेबी ऑयल बहुत सारे हैं, और मालिश करेंगे तो बच्चा जो है बड़ा तंदुरुस्त होगा, और आप लोग आजकल बिल्कुल मना कर देते हैं नहीं मालिश नहीं करना, इसका क्या कारण है? देखिए, ऑयल लगाने से एज सच कोई बहुत फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, बस एक वो इमोशनल बॉन्डिंग है। आप बच्चे को मालिश करते हैं, उससे थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन होता है, बस वही है। बाकी कोई ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होता है। और उसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, ऑयल से स्किन एलर्जी होने के चांसेस बहुत हैं। और बहुत सारी मदर्स आती हैं कि हमने ये तेल लगाया था और बच्चे को लाल लाल दाने निकल आए। और इस सीज़न में वैसे भी गर्मियों में ऑयल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, चेहरे पे कहते हैं कि वो गुलाब और दूध और सब मिला के लगाओ तो बच्चा गोरा हो जाएगा, कोई होता है क्या इससे कुछ? देखिए, ऐसा नॉर्मली मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं कि जो स्किन का कलर होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है उसमें मेलानोसाइट्स होते हैं। आप जितने भी बच्चे देखेंगे, ज़्यादातर बच्चे जो पैदा होते हैं उनका कलर बहुत ही साफ होता है, वो पिंक कलर के सारे बच्चे होते हैं। मगर जैसे ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है उसका एक्चुअल कलर और स्किन का कलर वो डिफाइन होता है उसकी जेनेटिक उससे। पेरेंट्स के स्किन का कलर कैसा है उसके हिसाब से होता है। तो टाइम के साथ उसका कलर, जो एक्चुअल कलर है वो डेवलप होता है। उसमें मेलानोसाइट्स होते हैं, वो पिगमेंट होते हैं, वो कलर बताते हैं। तो कुछ लगाने से ऐसा कलर पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कुछ लगाने से साफ हो जाएगा। तो और टाइम के साथ बच्चे का कलर चेंज होगा। अच्छा, आप जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं ना, वो देखने में तो बड़े प्यारे से लगते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उनको ज़्यादा टच करना नहीं ठीक है, या लिप किस करना तो बिल्कुल ही सही नहीं है, किसेस करना भी मना करते हैं। जी, उसमें क्या होता है, बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप बच्चे को बार बार टच करते हैं, बहुत सारे देखा कि घर में बहुत सारे लोग हैं और पहला बच्चा हुआ है तो लोग प्यार करते हैं, कभी आया ऐसे टच कर लिया, किसी ने किस कर लिया, उससे क्या होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बहुत होती है। कई बार देखोगे बच्चे के चीक्स पर दोनों तरफ रेड रेड रैशेज हो जाते हैं, उसको हम लोग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो ये सब उसके ड्रॉबैक हैं। तो उसको ट्रीटमेंट का ऑप्शन यही है कि आप उसको कॉन्टैक्ट ना करें, टच ना करें। अच्छा, 6 महीने जब बच्चे के हो जाते हैं उसके बाद फिर वे कहते हैं कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देना चाहिए, तो वो लिक्विड्स डाइट सही रहती है, क्या है इसके बारे में बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ऐड ऑन होती है। अगर 6 महीना का बच्चा हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि दूध बंद कर दो। मिल्क एज इट इज़, अगर वो मदर फीडिंग पे था वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब कम से कम 1.5 साल तक। 2 साल तक, 2 ईयर्स आप माँ का दूध पिला सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमम जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 6 मंथ तक होता है और 6 मंथ के बाद माँ का दूध धीरे धीरे कम होने लगता है। अब उस गैप को भरने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऐड ऑन करनी पड़ती है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, उसका भी तरीका होता है 6 से 9 महीने, 9 से 12 महीने, क्योंकि बच्चे के दांत होते नहीं हैं, बच्चे का जो गम्स होते हैं वो उतना मैच्योर होते नहीं हैं, उसका जो मसल होती है उतनी मैच्योर होती नहीं है, वो कोई चीज़ ग्राइंड या च्यू नहीं कर पाएगा। तो 6 से 9 महीने पे हमें तीन दिन भर में 3 से 4 बार कटोरी में कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जो ईजिली वो स्वेलो कर ले, पेस्ट फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड भी ना हो और बहुत हार्ड भी ना हो। तो उसको क्रश करके, ग्राइंड करके पेस्ट फॉर्म में बनाए। अब आप सोचिए, उसका एक सिंपल एग्जांपल, कोई भी बिस्किट आता है, आप बिस्किट को पानी में डुबा लीजिए या दूध में डुबा लीजिए, अब आप मुंह में रखिए, वो कैसे स्प्रेड हो जाता है। वही कंसिस्टेंसी, वही थिकनेस आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फीड की होने, क्योंकि उसी को बच्चा इजीली स्वेलो कर पाएगा। जी, तो उसमें क्या है, कुछ अगर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे क्या बेहतर रहता है तो आप। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि सेरेलैक ब्रांड है, लोग सेरेलैक, डॉक्टर साहब सेरेलैक शुरू करते हैं। तो उससे अच्छा क्या होता है कि हम एडवाइस करते हैं
कि आप जो हमारे नॉर्मल घर में बनता है दाल चावल रोटी, हम उसी को कुछ मॉडिफाई करते हैं। जैसे दाल ले लिया और जो चावल है उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया तो वो पेस्ट जैसा बन जाता है। खीर है, सूजी का हलवा है, रोटी का छिलका है, ये सब चीज़ें हम उसको मॉडिफाई करके दे सकते हैं। जितना बच्चा डाइजेस्ट कर सके। डाइजेस्ट आपको दिन में 3 से 4 बार आपको देना है। आप कम से हाफ कटोरी लें, उसको खिलाने की कोशिश करें। कोई भी बच्चा है शुरुआत में जब तक वो माँ के दूध पीता और अचानक से आपने नेक्स्ट डे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऐड किया तो एक्सेप्टेंस थोड़ा नहीं होता है। बच्चे के मुंह में आपने जैसे डाला उसने वापस कर दिया तो माँ बहुत परेशान हो जाती है, डॉक्टर साहब को तो खा ही नहीं रहा, कैसे खिलाएंगे। आपको ट्राई करना है। हम क्या बताते हैं कि आप 10 बार ट्राई करें, 9 बार नहीं खाएगा, 1 बार तो खाएगा। फिर धीरे धीरे उसका कोई भी नई चीज़ आप जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन के अंदर बच्चा अडाप्ट हो जाता है, फिर वो लेने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरली ये देखा जाता है कि हर पेरेंट्स को, खासकर माओ को, ये शिकायत होती है कि ये कुछ खाता नहीं है हमारा बेटा। उसके लिए क्या करते हैं कि फिर उसको जो बाहर के पैकेट्स फूड आते हैं वो स्टार्ट कर जाते हैं, उसमें एक टेस्ट होता है, वो खाने लगता है, फिर उसको नुकसान करना शुरू हो। देखिए, कुछ खाता नहीं है, कोई भी बच्चा आज तक नहीं मिला जो मांग के खाता हो। आपको उसके पीछे लगना पड़ता है। कोई भी मदर होती है उसको आपको थोड़ा टाइम देना होता है, यही तो पेरेंटिंग होती है। अगर आप मैक्सिमम 100% मदर की कंप्लेन ये होती है कुछ ऐसा दवा दे दीजिए जिससे वो खाने लगे। खाने की कोई दवा नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एपेटाइट को थोड़ा बढ़ाती हैं, मगर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कॉमनली बहुत कल्चर बहुत ज़मानों से चला आ रहा है, एक मेडिसिन है साइपॉन के नाम से आती है। जी। बेसिकली साइपॉन क्या होता है, वो एक एंटी हिस्टामिनिक है, वो एलर्जी की दवा है। और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, भूख बढ़ाना। तो हम उसको ट्रीटमेंट किस लिए यूज़ कर रहे हैं, भूख बढ़ाने के लिए। एक्चुअल में वो है एंटी एलर्जिक, वो बहुत ही पुरानी, जैसे लेवोसेटिजीन है, इस ग्रुप की दवा है वो। तो उसका नाम सिप्रोहेप्टाडीन होता है। वो बेसिकली उसका साइड इफेक्ट थोड़ा एपेटाइट सेंटर को स्टिमुलेट करती है, तो लोगों को लगता है कि ये भूख बढ़ाने की दवा है। एक्चुअल में क्या है, वो एंटी हिस्टामिनिक है, उससे बच्चा सोएगा बहुत। तो अच्छी चीज़ नहीं है, साइपॉन कभी एडवाइस नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होती है जो उसको भूख बढ़ा दे। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए ऐसी मेडिसिन को। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, ट्राई करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर आपको बच्चे को खिलाना है तो उसके लिए कलरफुल स्पून ले आइए, कलरफुल कटोरियाँ ले आइए, उससे बच्चा अट्रैक्ट होता है। और आजकल जो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि आप बच्चे को मोबाइल दिखा दें, मोबाइल देखता रहेगा तब खाएगा, तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो साहब, ये जो आपने बात कही, ये वाकई अगर आप स्क्रीन टाइम देखें तो छोटे बच्चे, मतलब जो बच्चे ठीक से अभी दुनिया में कुछ समझ भी नहीं पा रहे, उनसे लेके और जितने बच्चे स्कूलिंग तक, हर वक्त उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, स्क्रीन टाइम, देखिए बच्चे का जो मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो 2 साल तक होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे का हेड का साइज़ होता है, सर का साइज़ होता है, जो एडल्ट साइज़ के 90% तक वो 2 साल पे अचीव कर लेता है। यही टाइम होता है जब बच्चे का सर बड़ा हो रहा था, और उसको उसी टाइम पे आपको स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, बाहर के सराउंडिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा मैक्सिमम टाइम मोबाइल में रहेगा तो आसपास क्या हो रहा है उसको उतना अंदाज़ा नहीं होगा, तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट होगा बहुत अच्छा नहीं होगा। बोले से वो यूट्यूब चला लेता हो, कोई वीडियो चला लेता हो, तो बच्चा वैसे ही बोलेगा जो वो सुनेगा, तो वो इंटरेक्शन उसका नहीं होता है। तो उसका जो सबसे कॉमन आजकल देखा गया है, ऑटिज़म होता है, एक बीमारी है ऑटिज़म। वहाँ पे क्या, जिसको हम लोग मोबाइल इंड्यूस अगर कहें तो वर्चुअल ऑटिज़म होता है। बेसिकली हम बच्चों को शुरू से ट्रेन नहीं करते हैं, उसका फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश ये करना होता है कि बच्चे को प्लेफुल एक्टिविटीज़ में या बाहर खेलने के लिए अपने साथ ले जाएं, उसको टाइम दें। मोबाइल पे ज़्यादा बिजी ना रखें। मोबाइल से एक तो ऑटिज़म प्रॉब्लम है, ब्रेन डेवलपमेंट उसका कम होता है, वो प्रॉब्लम। दूसरा आई साइट पे बहुत असर पड़ता है। आउटसाइड जाएंगे तो फिजिकल बिल्कुल। एक्टिविटीज होंगी हमारी। हम लोग तो बचपन में गिल्ली डंडा, क्रिकेट और वॉलीबॉल और दीवारों पे कट मारना, पता नहीं कौन कौन से गेम्स होते थे, शाम होते ही मतलब निकल जाते थे। क्योंकि देखिए, हमें अगर किसी को फुल डेवलप करना है तो उसको अपने इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, आसपास क्या, और उसको भी उसको समझना पड़ेगा।
तो तभी ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट होगा। अब डॉक्टर साहब एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि हम लोग जो एक आप लोग चार्ट बना के देते हैं वैक्सीनेशन का, ज़्यादातर लोग 2-3 वैक्सीन तक तो ये याद रखते हैं, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं या उनको लगता है कि डॉक्टर का इंटरेस्ट होगा इसमें, फिर आगे चल के बहुत सारी बीमारियां उन बच्चों को घेरती हैं। तो क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसे तो हज़ारों बीमारियां हैं, मगर उसमें जो कॉमन बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन्स अवेलेबल है, जो लाइफ सेविंग होती है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, टेटनस हो गया, टीबी हो गया, काली खांसी हो गई, पोलियो हो गया। अब आप अगर आज के ज़माने में देखें, हमने अपने बचपन में इक्का दुक्का पोलियो के केसेस देखे थे, हो सकता है आप लोगों ने और देखा हो। अब आप पिछले 10-15 साल से एक भी पोलियो का केस नहीं देख रहे हैं। वो कहाँ से खत्म हुआ? लेकिन डॉक्टर साहब चेचक अभी भी हो जाए। चेचक की वैक्सीन, देखिए, चेचक जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। पहले जो 50-60 साल पहले होती थी, घातक होती थी वो स्मॉल पॉक्स होती थी। जी। स्मॉल पॉक्स के टीके लगे, स्मॉल पॉक्स गायब हो गई। अभी जो हो रही है वो चिकन पॉक्स होती है, जिसको बोलते हैं वेरिसेला। जी। वेरिसेला की वैक्सीन का एक्सेप्टेंस अभी उतना नहीं है। लोग गवर्नमेंट डोमेन में वही वेरिसेला वैक्सीन नहीं लगती है, प्राइवेट सेटअप में वैक्सीला की वैक्सीन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वेरिसेला की वैक्सीन थोड़ा कॉस्टली होती है, सब लोग नहीं लगवा पाते हैं। तो अगर किसी सोसाइटी से डिजीज़ को हटाना है तो कोशिश करना है कि सब वैक्सीनेटेड हो, एटलीस्ट 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो, तब भी वो डिजीज़ ख़त्म हो सकती है। तो कम लोग, सपोज करो 100 में से 40 लोग को लगी है, तो वो ट्रांसमिशन चलता रहता है, तो आपको चिकन पॉक्स के केसेस देखने को मिलेंगे। तो पूरी चेन कितने उम्र तक बच्चों के लगेगी वैक्सीन की? वैक्सीन्स, ज़्यादातर वैक्सीन्स जो होती है वो 2 साल तक कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा। 2 साल के बाद एक वैक्सीन होती है जो 5 साल पे लगती है, और एक वो किस चीज़ की होती है? वो डीपीटी का बूस्टर होता है, एक एमएमआर होता है, एक वेरिसेला होता है। उसमें अभी नया शेड्यूल के हिसाब से एक आईपीवी भी ऐड किया गया है, और कुछ ऑप्शनल वैक्सीन्स होती हैं जैसे टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है। ये सब भी चीज़ ये गवर्नमेंट सेटअप में नहीं लग रही है, मगर प्राइवेट सेटअप में लगती हैं। और वैसे तो गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि ज़्यादातर वैक्सीन्स वो गवर्नमेंट सेटअप में अवेलेबल हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इजीली लगवा भी सकते हैं। तो इनको पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो पूरा चार्ट बना के देखते हैं कि इतने साल तक ये वैक्सीन फला टाइम पे लगेगी। देखिए, ज़्यादातर लोग लगवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके सोशल, कुछ कभी वैक्सीन लगने से फीवर आ गया, या रेयरली कभी वैक्सीन लगने से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गया, तो उनके आसपास के लोग या उनके रिलेटिव्स अवॉइड करने लगते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा हो गया था टीका लगने के बाद, अब हम टीका कभी नहीं लगवाएंगे। तो बेसिकली वहाँ पे रोल डॉक्टर्स का आता है, हमारे सोशल वर्कर्स का आता है कि हम उसको काउंसिल करें कि लाखों में एकाध को किसी को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसकी वजह से इतने सारे लोग वैक्सीन ना लगवाएं तो अच्छी बात नहीं है। आखिर में ये कहेंगे कि इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान हैं, और आपके पास भी जितने भी पीडियाट्रिक हैं उनके पास बहुत छोटे बच्चे आजकल आ रहे हैं बीमारी से ग्रसित। तो उनके बचाव के लिए कौन सी बीमारियां इस मौसम में ज़्यादा हो सकती हैं, उनके बचाव कैसे किया जा सकता है? अभी जो कॉमनली है, गर्मी का सीज़न है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन बहुत है, डायरिया बहुत है। तो डिहाइड्रेशन और डायरिया से बचने के लिए ओआरएस है, वो ज़्यादा यूज़ करना है, वाटर का इंटेक ज़्यादा रखना है, डायरेक्ट एयर कांटेक्ट में बच्चे को बाहर अवॉइड करना है। कितनी तेज़ धूप हो रही है, हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो गर्मियों में होती है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप घर में रूम का टेम्परेचर थोड़ा जितना नॉर्मल कर सके उतना रखें, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने से बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करें। हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की पाबंदी है हम आज इस एपिसोड में इतने सवाल नहीं ले सकते, फिर आपको इसके लिए दोबारा कभी जहमत दी जाएगी, और आपने बड़ा कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।